हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 17 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ एकदम मस्त चल रही होगी। आईआईटी जेईई की तैयारी एकदम बढ़िया वाली कर रहे होगे तुम लोग। स्पेशली 2021 के स्टूडेंट्स ने तो करके रख भी दिया होगा, बस अब चैन की नींद ले रहे होंगे ताकि ये हफ्ता आराम से निकल जाए और आईआईटी जेईई के दिन, एडवांस के दिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ऑलराइट, आईआईटी जेईई 2022 वालों के लिए या 23 वालों के लिए एकदम कमर कस लेनी चाहिए, एग्जाम आने ही वाला है सब। ऑलराइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस पार्ट चल रहा था जिसमें हम लोग बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और उनका आपस में रिलेशनशिप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस फॉलोड बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस और उसकी एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में जो सबसे कॉमन मेथड है बच्चों है व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ब्रिज बैलेंसिंग तो आप लोग को आता है। जिस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हमको निकालना है उसको हमने यहाँ पे भर लिया है। ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये इनके रेजिस्टेंसेस हैं जो बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। बैलेंस्ड कंडीशन में अपने को पता है कि आपका ये जो बैलेंस्ड मीटर ब्रिज प्रिंसिपल होता है उसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंसेस का रेशियो लाइक R1 अपॉन R2 को क्या मैं लिख सकता हूँ R3 अपॉन R4। यहाँ से आपका R2 आ गया जो कि अननोन रेजिस्टेंस। ये तीनों आपको नोन है, सर्किट में लगे हुए हैं। खाली ये सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अननोन है जो हमने निकाला। तो R2 को मैं लिख सकता हूँ R1 R4 डिवाइडेड बाई R3। और अगर R2 मिल गया यानी रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, क्या मैं कंडक्टेंस को सिंपली लिख सकता हूँ 1 अपॉन रेजिस्टेंस यानी 1 अपॉन R2। यहाँ से कंडक्टेंस। ऑलराइट, और अगर आपको कंडक्टेंस किसी मोलैरिटी, मान लीजिए 0.1 मोलर के Cl का आपने कंडक्टेंस निकाला है, तो आप मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला लगा दो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला लगा दो, आपको मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगा। लाइक अगर आपको ध्यान हो मोलर कंडक्टेंस कैसे होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपको पता है, कप्पा आपको दिया होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का आपको दिया होगा, तो मोलर कंडक्टेंस डाल सकते। ऑलराइट बच्चा लोग, तो ये है तरीका आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। क्लियर? नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा बच्चों मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तीनों की बात कर सकता हूँ। फिलहाल मैं सिंपली अभी शुरुआत में केवल कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कंडक्टिंग पावर की बात कर रहा हूँ। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली शुरुआत में ही हमने बता दिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सेम मोलैरिटी पे कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि ज्यादा आयंस मिलते हैं, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टेंस कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। तो वीक के लिए कम होगा क्योंकि फ्री आयंस ज्यादा नहीं अवेलेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो इसके लिए राइट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा हो तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। पोलैरिटी ज्यादा होगी तो फ्री आयन में स्प्लिट करने की टेंडेंसी अधिक हो। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है, वो बढ़ता है क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ाने पर हमेशा एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन की बजाय मैं डाइल्यूशन से शुरू कर लेता हूँ। क्या लगता है आपको, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे यानी कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का वो हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री आयंस की क्वांटिटी बढ़ती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो एक और घटना होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है जिसकी वजह से भी कंडक्टिंग पावर बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस भी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बस एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जो घट जाता है। आपको पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का कंडक्टेंस। तो जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो 1 सीसी सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और अगर आपके पास नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिंग पावर कम हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा, बाकी सारे टाइप के कंडक्टेंस बढ़ेंगे। ओके बच्चा, ना डिबाई-ह्यूकेल-ऑनसागर इक्वेशन आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस और मोलैरिटी को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है लैम्डा एम, E इज इक्वल टू लैम्डा एम
नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट सी। ये होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि अगर लैम्डा एम और सी में, सी कॉन्सेंट्रेशन है, सी इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड, इलेक्ट्रोलाइट की स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड। यहाँ से देख सकते हैं कि अगर लैम्डा एम और स्क्वायर रूट सी में ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन का, है ना। और ये बड़ी खूबसूरत मेथड है जिसकी हेल्प से अगर आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस निकाल के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और इसी स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दो, तो जहां ये कट करेगा, कैन यू चेक, जहां ये कट करेगा ये इंटरसेप्ट ही तो लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा। लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम नॉट ले लो, लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम नॉट दोनों लिख सकते हैं। नॉट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सोल्यूशन तो बना ही नहीं सकते हो। सिर्फ इसी मेथड से आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो, बट ध्यान रहे ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही वैलिड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस प्रकार का कर्व नहीं आता है, ये कर्व दिया हुआ है, हालांकि ये कट नहीं करेगा एकदम लाइन पे जा करके, ये बिल्कुल टच करेगा, कुछ इस प्रकार की एकदम टच करने जैसा हो, कभी कट नहीं करेगा। तो आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस इस मेथड से नहीं लगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चा लोग, ये है डिवाई ह्यूकेल-ऑन-सागर इक्वेशन। डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में, केवल इसका सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल क्वेश्चन वगैरह करने में काम आता है और इस समझने में काम आता है कि किस प्रकार से स्क्वायर रूट सी और लैम्डा एम का वेरिएशन है। ओके गाइस, चलो नाउ कमिंग टू कोहरॉल्स लॉ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थियरी जो हमें क्वेश्चंस करने में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने में हेल्प करता है। ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, हर आयन का कंडक्टेंस फिक्स हो जाता है टुवर्ड्स सॉल्यूशन। At infinite dilution, when dissociation is complete, each ion make a definite contribution towards equivalent conductance or even molar conductance, irrespective of the nature of ion जिससे इसको derive किया गया है। यानी जिस समय इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाता है उस समय पूरे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो सोल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, यानी लैम्डा ई इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा प्लस कैटायन इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, कैटायन का और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम। यही अगर मैं मोलर कंडक्टेंस के लिए बात करूं तो सही होगा, लेकिन इसमें बस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और आ जाते हैं। At infinite dilution or near zero concentration, when dissociation is almost complete, each ion make a definite contribution towards molar conductivity of electrolytic solution, irrespective of nature of other ion. यानी काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करता है। NaCl में Na प्लस का जो मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, NaBr में भी Na प्लस का मोलर कंडक्टेंस उतना ही होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी यहाँ पे अगर मैं लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ लेट से NaBr लिखूं तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Br माइनस। इसी तरह से अगर मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ MgCl2 लिखना हो तो हम लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl। बस ये ट्वाइस फैक्टर नहीं आता अगर इसको मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपको सिंपली लैम्डा एम इक्विवेलेंस लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ MgCl को सीधे आपको लिख लेना है लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ Mg प्लस प्लस लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ Cl। ये फर्क होता है, तो आपको पता है ऑलरेडी, हम लोग कर चुके हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन, कैसे हम आयन के लिए इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस को रिलेट कर पाते हैं डिपेंडिंग अपॉन का चार्ज कितना। ठीक है बच्चा, तो कोहरॉल्स लॉ सिंपली बताता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयन का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फिक्स होता है,
इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किससे डेराइव हुआ है। NaCl में Na+ ले लो या NaBr में Na+ ले लो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दोनों से आने वाले Na+ का मोलर कंडक्टेंस। ऑलराइट बच्चा, नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन ऑफ कोहरास लॉ। पहला है टू कैलकुलेट लैम्डा m नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप लिख सकते हैं लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ H आयन। इसी अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हम डिबाई-हुकेल-ऑन्सागर इक्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा m नॉट ऑफ सोडियम एसिटेट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसिटेट 100% डिसोसिएटेड है पानी में, प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। अब इन तीनों का मुझे पता होगा, इसमें डाल करके मैं लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकता हूँ इजी। This is the best method to calculate lambda m naught यानी कि infinite dilution पे molar conductance for a given weak element. Right guys? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको। To calculate degree of dissociation and equilibrium constant of a weak electrolyte. जैसे आपको पता है कि हमारा ये CH3COH का डिसोसिएशन अगर हम कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से करा सकते हैं, CH3COO- प्लस H+। तो अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मान लूं कि 1 - अल्फा, ये C अल्फा और ये अल्फा, अगर ये 100% डिसोसिएटेड होता तो ये C और C बन जाता है ना, 100% डिसोसिएटेड होता तो C and C बन जाता। और आपको पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% डिसोसिएटेड होता है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लैम्डा MC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C अल्फा, यानी C कॉन्सेंट्रेशन पे जो आयन बनेंगे वो C अल्फा होंगे, और आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी मोलर कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। सिमिलरली लैम्डा इनफाइनाइट की बात करूं तो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जब 100% डिसोसिएटेड होगा तो एसिटेट आयन C बन जाएगा। यानी कि अगर मैं लैम्डा m C अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट लिख दूं या लैम्डा m नॉट लिख दूं, नॉट लिखना ज्यादा ठीक रहेगा यहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का नॉट C के वैल्यू 0 हो गया, C अल्फा अपॉन C यानी अल्फा। तो क्या मैं अब डायरेक्टली अल्फा इज इक्वल लैम्डा m C या लैम्डा m C डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टेंस एट ए गिवन concentration एंड मोलर कंडक्टेंस एट जीरो concentration और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा m नॉट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा। और अगर अल्फा आ गया, ये वीक एसिड है मान लीजिए, कैन आई राइट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, तो यहाँ से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन कर लें। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl सोडियम एसिटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, आपको बताना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट। तो सिंपली वही जो फॉर्मूला अभी सिखाया, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ, नॉट लिख दिया, इनफाइनाइट और नॉट सेम ही है, बस C की बात करते हैं तो नॉट लिख देते हैं, डाइल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों एक ही मतलब, इंटू H+। अब ये डेटा आपको दिया हुआ है देखिए, है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा m नॉट ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। अब ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, क्या आप रख दोगे, लाइक लैम्डा m नॉट सोडियम एसिटेट का 91 है और HCl का 426.15 है माइनस 126.45 है, यहाँ से आपका ये आंसर आ 397 राइट ओम इनवर्स सेंटीमीटर पर मोल। ठीक है, सिंपली अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m नॉट निकालना है तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ओवरऑल लॉ यूज करके निकाल सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर Ksp। अगर आपको किसी स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, जैसे मान लो AgCl है, AgCl को मैं Ag+ इंटू Cl- लिख लिया, ये तो इसका डिसोल्यूशन इक्वेशन आ गई। डिसोल्यूशन होने के बाद फिर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो सेम फार्मूला
कि अगर मुझे AgCl का लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है, लैम्डा एम नॉट का मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया तो कितना मोलर कंडक्टेंस है, तो क्या मैं इसको लैम्डा एम नॉट को इस प्रकार से कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड मोलैरिटी इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एक्वस फॉर्म ऑफ AgCl है वो 100% डिसोसिएटेड है, वैसी सिचुएशन में यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी, ऑलराइट, मोलैरिटी की जगह सिंपली मैंने सॉल्युबिलिटी लिख ली, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम नॉट, ऑलराइट। और अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता चल गया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो हम इस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए Ksp इक्वल एस स्क्वायर लगा सकते हैं। अब मान लो कोई और सॉल्ट है उसकी स्टोइचियोमेट्री डिफरेंट है तो उस प्रकार का फॉर्मूला यूज करें, ऑलराइट गाइस। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द गिवन सॉल्ट, solubility product can be calculated. Now coming to the question, conductivity of saturated solution of barium sulfate दिया हुआ है और मोलर कंडक्टेंस हमें दिया हुआ है और हमें Ksp, सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने बताया वो लगा लीजिए। क्या मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी, राइट। सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है, बस लैम्डा एम आपको निकालने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, यस। कितना दिया हुआ है 1.53 और कप्पा आपको दिया है 3.06 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन मोलैरिटी यानी सॉल्युबिलिटी। यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए। और बेरियम सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग एस स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप लिख दीजिए आपका। ऑलराइट बच्चा लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ Kw ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालने के लिए सिंपली आपको वाटर का डिसोसिएशन कुछ इस प्रकार से कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं वाटर का डिसोसिएटेड क्वांटिटी x है तो Kw क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो आती नहीं, Kw बेसिकली होता है H प्लस इंटू OH माइनस। अब x निकालना है, यानी आपको यूं कह लें डिसोसिएटेड वाटर का मोलैरिटी निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालना है। तो अगेन क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक्स, मोलैरिटी की जगह डिसोसिएटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर लगा दिया, यहाँ से x आप निकाल पाओगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट, ऑलराइट। सारी वैल्यू आप रख दीजिए, x आ जाएगा। तो क्या मैं सिंपली Kw इक्वल x इंटू एक्स निकाल सकता हूँ, विच विल कम्स आउट टू बी द वैल्यू जो टेम्परेचर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चा? देखिए, ऑब्जर्व मोलर कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस भी दिया हुआ है, यानी कंडक्टिविटी दी हुई है और लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O में निकाल सकता हूँ इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस। ये क्वेश्चन में 349.8 प्लस 198.5, इसको कुछ मान लो आप, है ना, कुछ ए मान लो। और अब आपको Kw निकालना है, Kw निकालना है, बेसिकली इट्स नॉट K, Kw निकालना है, K डिफरेंट होता है एक्चुअली, K निकालना होगा तो कुछ और आ जाएगा, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से डिसोसिएटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालनी है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बताया था, लैम्डा एम नॉट इक्वल कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डिसोसिएटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये सब आपको पता है, ए दिया हुआ है, कप्पा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1000 अपॉन एक्स, यहाँ से एक्स निकल आएगा और एक्स निकालने के बाद सिंपली आप लिख लो Kw इक्वल एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको दिया होता K निकालने को, तो क्या आप जानते हैं K ऑफ वाटर जो होता है दैट इज इक्वल टू Kw अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसे यहाँ से Kw ये आ जाता है 1.02 10⁻25 डिग्री पे इसी के आसपास, राइट। तो अगर ये आपको पता है तो 1.02 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 55.56 वाटर की मोलैरिटी, यहाँ से ये रफली 1.8 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। हालांकि ये पूछा नहीं था बट मैंने अपनी तरफ से किया कि अगर आपको Kw पता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, दिस वे यू कैन। ओके बेटा, नाउ
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी कंडक्टेंस की। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में बचती है, वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में बता करके मैं इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। और ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है, स्पेशली जो शुरू के 2 पार्ट हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, उसके काफी क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर खत्म करूं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट इन इंडिया फॉर जेईई एस्पिरेंट। क्लास 11 के लिए, 12 के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, सभी के लिए है। 4 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल है। 26 सितंबर को होने वाला है, ठीक 11 बजे, यानी कल ठीक 11 बजे आपका ये टेस्ट है। आप लोग फ्री में इनरोल कर सकते हो, कोई इसकी फीस नहीं है। इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SDSIR JEE। ऑलराइट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें इनरोल करके आप कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप हासिल करेंगे, जो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन के रूप में भी मिल सकता है। तो तैयार हो जाइए, कल सुबह इसका टेस्ट है, भूलना नहीं। ऑलराइट बच्चा लोग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।